सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ भाई आप सब लोग अच्छे होंगे, सुरक्षित होंगे। अपना ख्याल रखिए यार, अपनी फैमिली का ख्याल रखिए, ओके। और पढ़ते रहिए। सो लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने बात की थी न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। उसके अंदर हम लोगों ने देखा था ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन। उसके बाद हम लोगों ने देखा था हेटरोट्रोफिक न्यूट्रिशन और हेटरोट्रोफिक न्यूट्रिशन के टाइप्स, जिसमें हम लोगों ने पढ़ा था पैरासाइटिक न्यूट्रिशन, होलोजोइक न्यूट्रिशन, सेप्रोफिटिक न्यूट्रिशन और एक लास्ट में पढ़ा था मिक्सोट्रोफिक न्यूट्रिशन। ओके, अगर आप लोगों ने लास्ट लेक्चर नहीं देखा है तो मैं उसका नीचे लिंक दे दूंगा, आप फटाफट उसको देख लीजिए। उसके बाद अगर आप इसको देखते हैं तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। ओके, सो इस लेक्चर में हम लोग बात करने वाले हैं आज न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग। ऑब्वियसली यू नो अबाउट न्यूट्रिशन कि द प्रोसेस ऑफ टेकिंग इन ऑफ न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम फूड, दैट इज न्यूट्रिशन। और अगर हम लोग ह्यूमन के बारे में बात करने वाले हैं, ऑब्वियसली हम लोग जब खाना खाते हैं तो क्या होता है भाई, उसका डाइजेशन होता है। और डाइजेशन होने के बाद क्या होता है, एब्जॉर्प्शन वगैरह बहुत सारी प्रोसेसेस होती हैं। ओके, तो हम लोग आज स्टेप बाय स्टेप्स देखेंगे कि डाइजेशन किस तरीके से कंप्लीट होता है। उससे पहले हम लोगों को ये समझ में आना चाहिए कि एक्चुअली ये जो मैंने फिगर आप लोगों के लिए बना रखा है, इसमें हम लोग बात करेंगे यार, इसकी लेबलिंग की पूरी बात करेंगे, क्या क्या चीज़ मैंने बनाई है। हालांकि मैंने बहुत ज़्यादा डिटेल में आपको बहुत अच्छा फिगर नहीं बना कर दिया, लेकिन आई होप इसमें आप लोग पूरी तरीके से समझ पाएंगे। ओके, सो हम लोग इसको स्टार्ट करते हैं। इसको अगर हम कलेक्टिवली बोलते हैं सारे के सारे ऑर्गन्स को, तो हम एक बार में कहते हैं एलिमेंट्री कैनाल। ओके, और एलिमेंट्री कैनाल जो स्टार्ट होती है वो कहाँ से स्टार्ट होती है बेटा, वो माउथ से लेकर एनस तक स्टार्ट होती है। ओके, तो सबसे पहले हम एक काम करते हैं, इसकी लेबलिंग कर लेते हैं। मैंने सबसे पहले बेटा लेबल क्या किया है, माउथ या फिर बक्कल कैविटी। उसके ऊपर आप देख पा रहे हैं ये कुछ सलाइवरी ग्लैंड्स हैं जो सलाइवा को सीक्रेट करते हैं। इसके जस्ट नीचे आप देख रहे हैं पाइप लाइक या फिर ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, मस्कुलर है। ये क्या है, ईसोफेगस। दिस इज कॉल्ड ईसोफेगस, यानी कि इसको फूड पाइप के नाम से भी जानते हैं, तो हम लिख लेते हैं इसको फूड पाइप। उसके बाद हमने देखा स्टमक, और स्टमक के जस्ट हमने साइड में देखा दैट इज लिवर। ओके, और लिवर के नीचे हमने देखा गॉल ब्लैडर, और स्टमक के नीचे हमने देखा पेनक्रियाज, और पेनक्रियाज के जस्ट नीचे देखा हमने लार्ज इंटेस्टाइन। स्टमक डायरेक्टली कनेक्ट होता है हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन से, और स्मॉल इंटेस्टाइन डायरेक्टली कनेक्ट होती है हमारी लार्ज इंटेस्टाइन से। तो पूरा का पूरा ये जो प्रोसेस है एक, इसको हम समझते हैं एक्चुअली ये है क्या, कि ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम consists of an alimentary canal and some glands। ओके, तो मैंने क्या लिखा है कि ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम कंसिस्ट ऑफ एन एलिमेंट्री कैनाल एंड सम ग्लैंड्स। तो ऑब्वियसली आपको ये पता है कि यार एलिमेंट्री कैनाल क्या, एलिमेंट्री कैनाल एक वो सिस्टम जिसमें सारे के सारे ऑर्गन्स आते हैं, कहाँ से, माउथ से लेकर एनस तक जितने भी ऑर्गन्स आए हैं वो सब के सब एलिमेंट्री कैनाल के अंदर आते हैं। तो अच्छा, अब समझ लीजिए सेकेंड पॉइंट में, ध्यान से देखिए बेटा कि मैंने क्या लिखा है। मैंने लिखा है कि एलिमेंट्री कैनाल कंसिस्ट ऑफ अ लॉन्ग ट्यूब अलोंग फ्रॉम माउथ टू एनस, कि एक लंबी सी ट्यूब इसके अंदर होती है जो कि स्टार्ट होती है कहां से, माउथ से लेकर और एनस तक का सफर तय करती है। हैविंग वेरियस रीजन्स, इसमें अलग अलग रीजन्स होते हैं, दैट स्पेशलाइज्ड टू परफॉर्म डिफरेंट फंक्शन, जिसका स्पेशलाइजेशन क्या है कि डिफरेंट डिफरेंट फंक्शन को करवाना। सो बेटा हम लोग सबसे पहले यहाँ पर बात करेंगे ऑर्गन जो आएगा माउथ। ओके, तो माउथ का क्या क्या फंक्शनिंग होती है, इसके अंदर कौन सा ग्लैंड पाया जाता है, क्या क्या काम करता है, इसके बारे में हम देखते हैं। तो सबसे पहले बेटा हमने यहाँ पर लिखा है कि इट इज़ द अपर मोस्ट ओपनिंग ऑफ ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। माउथ, ध्यान रखिए माउथ का दूसरा नाम क्या है, बक्कल कैविटी। मैं इसके बारे में बता रहा हूँ, इसमें लिखा हुआ है कि इट इज़ द अपर मोस्ट ओपनिंग ऑफ ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम विच गिव्स पासेज फॉर इंजेशन ऑफ फूड, यानी कि सबसे ऊपरी भाग होता है, यानी कि सबसे ऊपर का जो एक ऑर्गन है मस्कुलर होता है, इसका काम क्या होता है, खाने को लेना यानी इंजेस्ट करना। अगर हम दूसरे पॉइंट की बात करते हैं तो उसमें लिखा हुआ है कि हैविंग 3 पेयर्स ऑफ सलाइवरी ग्लैंड्स, 3 पेयर होते हैं इसका सलाइवरी ग्लैंड के, और आप देख पा रहे हैं माउथ की जो ओपनिंग है उसके बाद ही सलाइवरी ग्लैंड्स लगे हुए हैं। सलाइवरी ग्लैंड्स के अंदर एक एंजाइम पाया जाता है जिसका नाम होता है सलाइवरी अमाइलेज। इसका मेन फंक्शन क्या होता है कि जो भी खाना अंदर जाता है, यानी कि मुंह में जो लिया खाना इंजेस्ट किया, उसके ऊपर अटैक करना और उससे क्या करना, डाइजेशन को स्टार्ट करा देना माउथ के अंदर ही। सलाइवरी अमाइलेज हेल्प इन ब्रेक डाउन ऑफ स्टार्च फ्रॉम कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स टू सिंपल मॉलिक्यूल्स दैट कैन बी एब्जॉर्ब्ड
फ्रॉम एलिमेंट्री कैनाल, जो कि एब्जॉर्ब हो सकते हैं किससे, एलिमेंट्री कैनाल से। तो आई होप आप लोगों को इतनी समझ में आई होगी चीज़ कि मैंने क्या बताया कि यार जो माउथ है एक ऐसा ऑर्गन जो क्या करता है, खाने को डायरेक्टली इंजेस्ट करता है। इंजेस्ट करने के बाद क्या होता है, इसमें सलाइवरी ग्लैंड्स होते हैं माउथ के अंदर। तो सलाइवरी ग्लैंड्स का काम क्या होता है कि एंजाइम को रिलीज करना। एंजाइम कौन सा, सलाइवरी अमाइलेज। अब सलाइवरी अमाइलेज क्या करता है, खाने पे अटैक करता है जो भी इंजेस्ट किया गया। स्टार्च के बड़े मॉलिक्यूल्स होते हैं उनको तोड़ तोड़ के किस में कन्वर्ट कर देता है, छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट कर देता है। ओके, उसके बाद क्या होता है कि पूरी की पूरी जो एलिमेंट्री कैनाल है उसका न्यूट्रिएंट्स को एब्सॉर्ब करना शुरू कर देती है। ये अब हम बात करने वाले हैं ईसोफेगस। तो ईसोफेगस एक ऐसा ऑर्गन जो क्या करता है, माउथ को डायरेक्टली स्टमक से अटैच कराने का काम करता है। ओके, स्टमक से अटैच कराएगा। ये एक मस्कुलर ऑर्गन होता है, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है, खाने को धीरे धीरे आगे पहुंचाएगा। लेकिन इसके अंदर भी कुछ खास चीज़ें हैं जो मैंने लिख रखी हैं, आप इनको देखिए। मैंने लिखा है कि सबसे पहला पॉइंट कि इट टेक्स फूड फ्रॉम माउथ टू स्टमक। ओके, कि माउथ से जो भी फूड है उसको लेकर स्टमक तक पहुंचाने का काम करेगा। ओके, सेकंड पॉइंट में देखते हैं, लिखा है बेटा कि इट इज नॉट कंसर्न्ड विद डाइजेशन ऑफ फूड। ध्यान रखना कि इसमें किसी भी टाइप का डाइजेशन फूड का नहीं होता है। हम लोगों ने पढ़ा था कि माउथ में डाइजेशन स्टार्ट हो जाता है। ओके, लेकिन यहाँ पर ईसोफेगस जो पार्ट है इसमें किसी भी टाइप का कोई डाइजेशन नहीं होता। चलिए आगे देखते हैं। आगे मैंने लिखा है कि इट इज हाईली मस्कुलर एंड रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट ऑफ मसल्स मूव्स द फूड फॉरवर्ड। तो मैंने यहाँ पर लिखा है बेटा कि ये हाईली मस्कुलर होता है, यानी कि मसल्स से बना हुआ होता है। उसके बाद इसमें लिख रखा है कि रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन। रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन का मतलब एक रिदम में कॉन्ट्रैक्ट होना। ओके, रिदम में मतलब एक तालमेल जिसको बोलते हैं, एक ताल पर एक रिदम में कॉन्ट्रैक्ट होना धीरे धीरे, और वो कॉन्ट्रैक्ट होना धीरे धीरे उस मूवमेंट को हम बोलते हैं पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। क्योंकि खाना जब भी इसमें से आता है, सपोज कीजिए बेटा ये एक ईसोफेगस है। ईसोफेगस, इसके अंदर जैसे ही खाना अंदर से आएगा, एक पाइप लाइक स्ट्रक्चर है, एक समझ लीजिए मसल्स का बना हुआ पाइप, यानी कि एक सॉफ्ट पाइप। तो इसके अंदर जब भी खाना जाएगा तो कुछ इस तरीके से धीरे 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 अंदर जाएगा। तो इस टाइप का जो मूवमेंट होता है दैट इज नोन एज पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। उसके बाद लिखा हुआ है ऑफ मसल्स मूव्स द फूड फॉरवर्ड, जिससे क्या होता है, खाने को आगे पहुंचाया जाता है। और आगे जाएगा कहाँ खाना, यानी कि स्टमक के अंदर। ओके, अगला पॉइंट हम देखते हैं। अगला पॉइंट में लिखा हुआ है कि इनफैक्ट पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट थ्रू आउट द एलिमेंट्री कैनाल। कि बेटा जो पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट होता है ये ना सिर्फ ईसोफेगस में होता है, बल्कि पूरा का पूरा जो एलिमेंट्री कैनाल होता है, इस पूरे एलिमेंट्री कैनाल के अंदर ही पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट होता है। यानी कि खाना जब भी आगे बढ़ेगा तो एक स्लो धीरे धीरे एक मूवमेंट करता हुआ जाएगा, स्लो मूवमेंट करता हुआ जाएगा। दैट मूवमेंट इज नोन एज पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। ओके, तो हम लोगों ने एक चीज़ और देखनी है बेटा। इसमें क्या होता है कि ये जो ईसोफेगस होता है इसके ऊपर कार्टिलेज की रिंग्स होती है। जैसे कार्टिलेज का हमारा ईयर बना हुआ होता है, ईयर को हम कैसे भी अगर ले जाते हैं, कैसे भी इसको मोड़ते हैं, जैसे ही छोड़ते हैं वापस ईयर अपना पोजीशन को गेन कर लेता है। सिमिलरली इसमें भी ऐसा होता है कि बेटा जो पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट हो रहा है उसके बाद ये वैसा ही नहीं रह जाएगा, ये वापस अपने जैसा शेप पे था वैसा ही होगा। इस पर क्या होता है बेटा, कार्टिलेज के रिंग्स चढ़े हुए होते हैं, ये कुछ इस तरह। ओके, और कार्टिलेज आप अच्छे से जानते हो, कार्टिलेज एक ऐसा सब्सटेंस होता है, एक ऐसा मटेरियल जो फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड कराता है लेकिन अपने आप में भी हार्ड होता है। तो रिंग्स जो होती हैं वो उसको वापस उसी तरीके से गेन कराने में, उसका जो पोजीशन था उसको वैसा ही गेन कराने में हेल्प करती है। ओके, तो आई होप आप लोगों को ईसोफेगस का फंक्शन समझ में आ गया होगा। अब हम लोग बात करते हैं स्टमक की, जो कि ईसोफेगस के बाद का ऑर्गन है। ओके, इसमें क्या है बेटा, देखिए सबसे पहले इसमें मैंने लिखा है कि इट इज लार्ज ऑर्गन विच एक्सपेंड्स व्हेन फूड एंटर्स इट। देखिए ये एक लार्ज ऑर्गन है। अब तक हमने जितने ऑर्गन पढ़े, हमने क्या क्या पढ़ा है, हमने माउथ पढ़ा, उसके बाद ईसोफेगस पढ़ा है। तो इन सब से ये क्या है, बड़ा एक ऑर्गन है। जब भी इसके अंदर फूड एंटर करता है तो ये अपने साइज से थोड़ा सा एक्सपेंड हो जाता है, बढ़ जाता है। उसके बाद क्या होता है, देखिए मैंने दूसरा पॉइंट लिख रखा है कि हैविंग गैस्ट्रिक ग्लैंड्स ऑन इट्स इनर सरफेस ऑफ द वॉल्स। कि इसके अंदर क्या होता है कि गैस्ट्रिक ग्लैंड्स होते हैं। जैसे हम लोगों ने पढ़ा था सलाइवरी ग्लैंड माउथ के अंदर था, सिमिलरली इसके अंदर क्या होता है, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स। तो ये आप जो देख पा रहे हैं इसकी इनर वॉल्स, इसके अंदर की ये जो वॉल है, इसके अंदर ये जो है, इसके अंदर इसकी लाइन मतलब इसकी जो वॉल है इस पर चिपका हुआ कौन होगा, गैस्ट्रिक ग्लैंड होगा। और गैस्ट्रिक ग्लैंड क्या होता है, एक ऐसा ग्लैंड जो अपने अंदर 3 एंजाइम्स रखता है। देखिए ध्यान से कि गैस्ट्रिक ग्लैंड्स जो हैं इसके अंदर क्या रिलीज करते हैं, ये 3 एंजाइम रिलीज करते हैं। जो पहला है HCl, और HCl क्या, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। और हम बात करते हैं पेप्सिन, तो पेप्सिन क्या है, एक प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम, प्रोटीन को डाइजेस्ट करने वाला एंजाइम होता है पेप्सिन। उसके बाद एक और हमको मिला है म्यूकस। तो इसमें लिखा हुआ है कि HCl जो है वो क्या करता है, क्रिएट्स एन एसिडिक मीडियम विच इज नेसेसरी फॉर प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ एंजाइम पेप्सिन। HCl मैंने बताया कि एक एसिडिक मीडियम तो क्रिएट कर देता है, साथ में क्या करता है, इट ऑल्सो किल्स द जर्म्स इन फूड।
तो फूड के अंदर जो जर्म्स वगैरह होते हैं उनको भी मारने का ये काम करता है, और एक काम और करता है, एंड सॉफ्टेंस द फूड। और फूड को क्या करना है, सॉफ्ट करने का काम भी ये करता है। ओके, तो इतनी चीज़ आपको स्टमक के बारे में जानकारी रखनी है। मैं दोबारा से एक बार रिवीजन करा देता हूँ कि स्टमक एक ऑर्गन है जिसके अंदर जब भी खाना आता है तो अपना साइज को बढ़ा लेता है। अपने अंदर गैस्ट्रिक ग्लैंड रखता है जिसके अंदर 3 एंजाइम पाए जाते हैं, HCl, म्यूकस एंड पेप्सिन। और HCl का फंक्शन मैंने जस्ट आपको बता दिया कि क्या करता है भाई, एक एसिड की तरह काम करता है, पूरा वातावरण जो है इसके अंदर का एसिडिक कर देता है। उसके बाद क्या होता है, इसकी जो इनर लाइनिंग्स होती हैं उनको डैमेज करता है। डैमेज जब कर देगा तो उस पर म्यूकस काम करेगा और म्यूकस वापस उसको दोबारा ठीक कर देगा। तो एक और बताया गया था पेप्सिन, जो कि एक प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम है, यानी कि खाने के अंदर जो भी प्रोटीन होता है उसके बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स को छोटा छोटा टुकड़ों में तोड़ता है। तो आई होप आप लोगों को स्टमक का फंक्शन समझ में आया होगा। तो स्टमक के बाद कौन आने वाला हमारा ऑर्गन, स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन का एक छोटा सा एक इंट्रो समझ लीजिए क्या है कि स्मॉल इंटेस्टाइन सुनने में लगता है यार कहते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन, एक्चुअली इसका जो साइज होता है वो लार्ज इंटेस्टाइन से काफ़ी ज़्यादा होता है। ठीक है, तो इसका जो स्टैंडर्ड साइज होता है लगभग कितना होता है बेटा, 5.5 से 6.5 मीटर। ओके, तो जरा ध्यान से देखिए स्मॉल इंटेस्टाइन में मैंने क्या लिखा है। सबसे पहले लिखा है कि लॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल, सबसे लंबा पार्ट होता है एलिमेंट्री कैनाल का स्मॉल इंटेस्टाइन, यानी कि ओके। दूसरा पार्ट लिखा है कंप्लीट डाइजेशन अकर इन इट, इसके अंदर यानी कि जो स्मॉल इंटेस्टाइन है इसमें कंप्लीटली डाइजेशन हो जाता है, कार्बोहाइड्रेट, फैट्स सब कुछ यहाँ पर कंप्लीट डाइजेस्ट हो जाता है। ओके, अगला पॉइंट देखते हैं बेटा। अगला पॉइंट में लिखा हुआ है कि सीक्रेशन ऑफ बाइल जूस फ्रॉम लिवर एंड पैनक्रियाटिक जूस फ्रॉम पैनक्रियास हेल्प इन डाइजेशन। ध्यान से समझना कि अब इंटेस्टाइन के अंदर ये जो आप ध्यान से देख पा रहे हैं लिवर, ये जो मैंने लिखा था, ये जो लिवर है ये किसको रिलीज करता है, बाइल जूस को। ओके, तो ध्यान से समझना, ये किसको निकालता है, बाइल जूस को सीक्रेट करता है। और ये जो पैनक्रियास है, तो पैनक्रियास किसको रिलीज करता है, ये रिलीज करता है पैनक्रियाटिक जूस को। ओके, अब इनका फंक्शन क्या होता है ध्यान से समझिए कि बाइल जूस जो लिवर से सीक्रेट होता है और पैनक्रियाटिक जूस होता है ये हेल्प कराते हैं डाइजेशन में, किसके अंदर, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर। तो मैंने यहाँ पर लिख रखा है कि बाइल जूस जो है बेटा इसके 2 फंक्शन होते हैं। ये क्या करता है, जो एसिडिक फूड होता है स्टमक से आया हुआ उसको कैसा कन्वर्ट करता है, बेसिक में कन्वर्ट कर देता है, यानी कि एल्कलाइन में कन्वर्ट कर देता है। ओके, ऑल्सो एक्ट्स ऑन फैट, और फैट जो होता है, फैट के जो बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स होते हैं उन पर भी अटैक करता है कौन, बाइल जूस। और साथ ही अगर हम बात करते हैं पैनक्रियाटिक जूस जो कि पैनक्रियास से रिलीज होता है, इसमें बताया गया है कि इसके अंदर 2 एंजाइम्स होते हैं, कौन कौन सा, एक ट्रिप्सिन होता है और लाइपेज होता है। और जो ट्रिप्सिन और लाइपेज होता है इसका फंक्शन क्या होता है कि ये डाइजेस्ट करता है इमल्सिफाइड फैट को। स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर बहुत छोटे छोटे फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं। चलिए मैं थोड़ा सा अगर बड़ा बनाकर यहाँ पर दिखाता हूँ, आप देख पा रहे हैं, मान लीजिए ये स्मॉल इंटेस्टाइन है, ठीक है, इसके अंदर बहुत छोटे छोटे फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं कुछ इस तरह। ओके, फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस। इन फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस में क्या होता है कि इनके अंदर ये टेंडेंसी होती है कि भी न्यूट्रिएंट्स होते हैं उनको एब्जॉर्ब करने का काम किसका होता है बेटा, विलाई का। तो विलाई इसके अंदर पाई जाती है, किसके अंदर, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर। ओके, अच्छा, वहीं पर एक और भी छोटा सा टर्म आता है, दैट इज माइक्रोविलाई। तो ध्यान से समझिए, विलाई का काम है एब्जॉर्प्शन का, और माइक्रोविलाई का क्या फंक्शन है, माइक्रोविलाई का फंक्शन है इंक्रीज द सरफेस एरिया। तो जो माइक्रोविलाई इसके अंदर होती है वो क्या करती है, इसका साइज थोड़ा सा बढ़ा देती है, तो जो सरफेस एरिया इसका जो होता है उसको और इंक्रीज कर देती है। तो हम लोग जो कुछ भी एक्स्ट्रा खा लेते हैं, खाने के बाद जो कुछ भी हम एक्स्ट्रा खा लेते हैं, फिर जो पी लेते हैं, उसको कौन संभालता है, उसको संभालने का काम करता है माइक्रोविलाई का। तो आई होप आप लोगों को इतना समझ में आया होगा। फटाफट हम लोग बात करते हैं बेटा लार्ज इंटेस्टाइन की। तो लार्ज इंटेस्टाइन के बारे में बता दूं कि इसमें डाइजेशन से और एब्जॉर्प्शन का इसमें कोई मतलब नहीं होता, ना तो इसमें डाइजेशन का काम होता है और ना ही इसमें एब्जॉर्प्शन का, क्योंकि मैंने अभी जस्ट लिख दिया कि यहाँ पर कंप्लीट डाइजेशन हो चुका होता है किसके अंदर, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर। तो जैसा कि मैंने आपको बताया वही सब मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है। ध्यान से देखिए, पहला पॉइंट क्या है कि प्लेज नो पार्ट इन डाइजेशन, के डाइजेशन में इसमें कोई भी अपना रोल प्ले नहीं करता। ओके, कौन, लार्ज इंटेस्टाइन। उसके बाद मैंने पॉइंट लिखा है कि ऑल्सो हैविंग विलाई टू एब्जॉर्ब वाटर फ्रॉम द मटेरियल टेकन फ्रॉम द स्मॉल इंटेस्टाइन। तो स्मॉल इंटेस्टाइन से जो भी मटेरियल ये ले लेता है, जो यानी कि जो एब्जॉर्ब अब हो चुका है सब कुछ, यानी कि अब वेस्ट मटेरियल जो बचा है, तो वेस्ट मटेरियल कहाँ पहुंच जाएगा, लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर। उसके अंदर भी क्या होता है बेटा, विलाई होती है, और विलाई का काम क्या होता है, यहाँ से वाटर अगर बचा हुआ थोड़ा बहुत भी रह जाता है उसको एब्जॉर्ब विलाई कर लेती है यहाँ पर। रेस्ट मटेरियल यानी कि जो भी अब मटेरियल इसमें जो बचा है इज रिमूव्ड फ्रॉम द बॉडी वाया एनस।
तो आप ये देख पा रहे हैं कि जो पार्ट है एनस, यहाँ से क्या हो जाएगा, जो बचा हुआ वेस्ट मटेरियल है वो रिमूव हो जाए, ठीक है। और यहाँ पर हमारा डाइजेशन का जितना भी प्रोसेस था वो खत्म हुआ। तो आई होप आप लोगों को ये प्रॉपर तरीके से समझ में आया होगा, और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करना यार। अब तक हम लोगों ने सिर्फ अपना एक टॉपिक कंप्लीट किया है, तो वो टॉपिक कौन सा था, न्यूट्रिशन। और अब हम लोग जो बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, उसमें हम लोग पढ़ेंगे रेस्पिरेशन के बारे में, ठीक है। तो डिटेल पूरा का पूरा लेक्चर होगा रेस्पिरेशन के लिए। इस वीडियो को अपने दोस्तों तक ज़रूर पहुंचाना ताकि वो लोग भी इससे हेल्प ले सकें, अपना कोर्स आगे बढ़ा सकें, ठीक है। तो मिलते हैं फटाफट नेक्स्ट वीडियो में रेस्पिरेशन टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड लक, थैंक यू।